नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, यूक्लिड की ज्यामिति। और यूक्लिड की ज्यामिति का हमने पहला वीडियो हमारा आ चुका है। उसमें हमने इसके परिचय के बारे में पढ़ा है, परिचय लेके आए। उस वीडियो में परिचय में हमने यूक्लिड की अभिधारणा, परिभाषाएं तथा अभिग्रहितों के बारे में विशेष अध्ययन किया था और एक एक बिंदु को बिंदुवार हमने उसको स्पष्ट करके समझा था। अब हम करने जा रहे हैं आज प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्न आज किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कंटिन्यूसली सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्न। अगर आपने पहला वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, बाद में ये प्रश्नावली पर आए तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न देखिए। इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है, कौन कौन से असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। कारण देना है और उत्तर की बताना है कि कौन कौन से सत्य है और कौन कौन से असत्य है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये वाला कथन क्या है? असत्य है। जैसे मेरे पास एक बिंदु आ गया ये, तो इस बिंदु से मैं कितनी ही रेखा खींच सकता हूँ, जितनी मर्जी उतनी रेखा है खींच सकता हूँ। एक बिंदु से केवल एक रेखा कभी नहीं खींची जा सकती, मतलब बहुत सारी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये कथन होगा असत्य। क्या होगा ये कथन? असत्य। ठीक है, क्योंकि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि असंख्य है समझ में? एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर इतना समझ में आया। ये अपना क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। किसका आंसर है? पहले का, फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। दो भिन्न बिंदुओं से, तो दो भिन्न बिंदुओं से अपन असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं? नहीं। दो भिन्न बिंदु, मेरे पास ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, दो बिंदुओं से मैं केवल एक ही रेखा खींच सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं रेखा खींच सकता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा, दूसरे का आंसर आ जाएगा, दो भिन्न बिंदुओं से, सॉरी यहां पर लिख देना असत्य। पहले क्या लिखोगे? पहले असत्य। असत्य कैसा कथन है? असत्य, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती। क्योंकि असत्य है, क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती या केवल एक रेखा खींची जा सकती, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, असत्य क्योंकि दो भिन्न बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती। है समझ में? चलिए यहां तक अपन ने कर दिया इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं तीसरा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए ठीक है, अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या बता रहा है? तीसरा क्वेश्चन बता रहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सत्य है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शांत रेखा को अपन
अनिश्चित रूप से आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का अपन यहाँ लिख देते हैं ये वाला सत्य। ठीक है, सत्य है शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। आया समझ में? चलिए ये अपन का तीसरा आंसर हो गया। अब अपन का देखिए चौथे नंबर का आंसर देखिए, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। अगर वृत्त बराबर है, वृत्त बराबर मतलब उनका क्षेत्रफल बराबर है, अगर क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसका चौथे का आंसर लिख देते हैं। चौथे का आंसर है सत्य। अगर वृत्त बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, जैसे कि इसका क्षेत्रफल पाई आर, जैसे कि पाई आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ये पहले की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर स्क्वायर है, कट गया तो R1 बराबर R2। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर होगी। अगर क्षेत्रफल बराबर है मतलब वृत्त बराबर है मतलब उनका क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी। समझ में आया? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए समझ नहीं आया हो तो आप एक बार वापस देख लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर देखिए ये पहले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1 पहले का अगर बराबर है तो बराबर बोल रहा है ये कि वृत्त दोनों बराबर है, ये दूसरे का। ठीक है, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो R1 बराबर R2, मतलब पहले की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या आपस में बराबर हो गई। मतलब त्रिज्याएं कैसी होगी? बराबर होगी। तो ये वाला कथन सत्य कथन है, त्रिज्याएं बराबर होती है, तो ये सत्य कथन आया समझ में? चलिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं। यहाँ से मैं यही पर लिख दे रहा हूँ इसका आंसर। यहाँ देखिए यदि दो वृत्त बराबर है तो ये कथन है सत्य। कैसा कथन है? सत्य। ठीक है, वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं बराबर होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे बराबर होगी, अपने हल करके भी देख लिया है समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। आकृति में यदि ए बी और पी क्यू बराबर है, ठीक है, और पी क्यू और एक्स वाई बराबर है, ठीक है, तो बताना है ए बी और एक्स वाई के बारे में बताना होगी, ये बराबर होगी कि नहीं होगी। तो अपन ने पढ़ा था यूक्लिड में कि परिचय वाले चैप्टर, परिचय वाला हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि एक वस्तु अगर अगर कोई दो वस्तु है वो किसी एक तीसरी वस्तु के बराबर है तो वो दोनों आपस में बराबर होगी। कंसेप्ट देखिए यहाँ पर मेरे पास जैसे x था, जैसे y था, ये z के बराबर है। किसके बराबर है? z के बराबर है। ठीक है, तो ये भी आपस में बराबर होगी, ये x और y भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। कोई x है कोई y है, वो तीसरी वस्तु z के बराबर थी तो आपस में x और y भी आपस में बराबर होगी। आया समझ में? इस प्रकार का कॉन्सेप्ट था। तो इसमें देखिए ये वाली और ये वाली रेखा बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो आपस में ये भी बराबर होगी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसको अपन को हल करके बताना है कि ये बराबर होती है। ठीक है, अपन ने ये वाला कंसेप्ट यूक्लिड के अभिग्रहित में पढ़ा था। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पांचवे का उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए ये पांचवे का लिख रहा हूँ अपन। सत्य है यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार, यूक्लिड के अभिग्रहित के अनुसार वे वस्तुएं जो किसी तीसरी वस्तु के
बराबर होती है तो वे आपस में भी बराबर होती है। बराबर होती है। आया समझ में? चलिए, इस प्रकार से अपन ने सभी के आंसर लिख दिए हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सभी के आंसर लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ से ये तीसरा है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ से आंसर है क्रमशः ये तीसरा, यहाँ से थर्ड वाला है, फिर यहाँ से देखिए ये चौथा वाला आंसर आ गया अपना, ये फोर्थ वाला है, ठीक है, और ये फाइव वाला आंसर लिखा है, यहाँ से ये इतना फाइव वाला आंसर आ गया, ठीक है। क्रमशः अपन ने सभी के इनके आंसर इनके आगे लिख दिए। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन देखे हैं अगला वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या है? आप इन्हें किस प्रकार से परिभाषित कर पाएंगे? रेखागण, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, ठीक है। चलिए, अब इसको अपन को परिभाषित करके बताना है। इनकी परिभाषा बनाने के समांतर रेखाएं क्या होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती है। देखिए, पहले चीज अपन को डिफाइन करके बतानी है, परिभाषित करके बतानी है, वो समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा ऐसी रेखाएं होती है। देखिए, समांतर रेखा सबसे पहले बनाते ये वाली और ये वाली, इनको अपन समांतर रेखा क्रमशः कहेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए, इन रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ाओ, इस साइड या इस साइड, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, समांतर ही चलेगी, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। समझ में आया? ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं होती है। वे दो रेखाएं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, मतलब ये दोनों आपस में कभी मिलती नहीं है, तो फिर इनका बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु। तो ये दोनों देखिए, एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, तो ये दोनों यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों रेखाओं में एक बिंदु कॉमन आएगा, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये दोनों रेखाएं ऐसी वे रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही मौजूद नहीं हो, उसको समांतर रेखा अपन कहेंगे। आया समझ में? इसी प्रकार से इसको परिभाषित करना, परिभाषा के रूप में लिखना है। चलिए, यहाँ पर अपन लिखेंगे, इसमें सबसे पहले है समांतर रेखा है तो वे सीधी रेखा है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इसमें वे सीधी रेखाएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो। ठीक है, समझ में आया? मैंने आपको पहले समझाया, अब इसकी डेफिनेशन के रूप में लिख दिया। अब देखना है अपन को लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है? यह देखिए लंब रेखा के बारे में। सबसे पहले ये रेखा है जैसे कि, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई रेखा आ जाए 90 सीधी आ जाए, 90 डिग्री के एंगल पर सीधी आ जाए, तो ये वाली और ये वाली रेखाएं आपस में लंब रेखाएं कहलाती है। आया समझ में? एक रेखा है सीधी रेखा, उसके ऊपर कोई ऊपर से रेखा आ जाए, वो सीधे 90 डिग्री पर आ जाए, तो ये रेखा आपस में लंब रेखाएं कहलाती है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको परिभाषा के रूप में अपन किस प्रकार से लिखेंगे वो देखना है कि परिभाषा इसकी, दो रेखाओं में से यदि एक रेखा, ठीक है, दो रेखाओं में से यहां लिखेंगे अपन दो रेखाओं में से एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ऐसी रेखाओं को अपन कहते हैं लंब रेखाएं। एक रेखा दूसरी रेखा पर कितने का? 90 डिग्री का कोण बनाए, तो ऐसी रेखाओं को अपन कहते हैं लंब रेखाएं। आया समझ में? चलिए,
बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं तीसरा है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। देखिए ये दो बिंदु है, ये और ये, इन दो बिंदुओं को आपस में मिला दो, ये आपस में मिला दिया दोनों बिंदुओं को, तो ये बन गया मेरे पास रेखाखंड। यानी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। अब अपन को देखना है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, सबसे पहले इस प्रकार से समझ लेते हैं। पहले ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ये चारों और वृत्त की परिधि कहलाएगी। केंद्र से उसकी परिधि की दूरी, ठीक है, केंद्र से उसकी परिधि की दूरी, ये वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। जो उसके केंद्र से उसके परिधि तक की रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इसको अपन को परिभाषा के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त तक खींचा गया रेखाखंड। यहाँ पर देखिए परिभाषा हम लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अब अपन को देखना है वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त इस प्रकार का होता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक एंगल होता है इसका 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। आया समझ में? तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त। वृत्त एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समझ में आया? चलिए, ये वृत्त की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? वृत्त की परिभाषा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में अपन ने जो पूछा अपन ने उन सब की क्रमशः परिभाषा अपन ने लिख दी, उसको डिफाइन कर दिया। आया समझ में? अब अपन चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 वाला क्वेश्चन आप देखिए अच्छी तरीके से किस प्रकार से इसको हल करना है ये आपको बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। चलिए, सबसे पहले 3 क्वेश्चन, नीचे दी गई हुई अभिधारणाओं पर विचार करना है। ये अभिधारणा दी गई, इन अभिधारणाओं पर आप विचार कीजिए, इसकी अभिधारणा बनानी है आपको। देखिए, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। ये 2 है। एक तो क्या बोला इसने कि ऐसे एक है, ये कोई ए है, ये कोई बी है और इसके मध्य में बीच में कोई सी विद्यमान है। ठीक है, पुनः बोल रहा है ये कि ऐसा है बिंदु रेखा है जहाँ ए है, जहाँ बी है और कोई सी है, अन्य बिंदु रेखा से दूर स्थित है। आया समझ में? इस प्रकार की अभिधारणा, ठीक है, दे रखी है इसने। चलिए, यहां तक समझ में आया। फिर देखिए, रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है?
क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट करना। आपको इनमें सवालों के उत्तर देने हैं। अब इसने पहली कंडीशन ये, दूसरी ये बताइए, फिर बताया है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द, इसमें कोई अपरिभाषित शब्द है, वो अपरिभाषित शब्द बताना है। फिर बताना है कि क्या ये अविरोधी है, ये और ये दोनों ही अभिधारणा क्या ये अविरोधी है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। फिर तीसरा बताना है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से मिलती है, ये यूक्लिड की अभिधारणा है उससे प्राप्त होती है ऐसी अभिधारणा। ये 3 आंसर आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। आया समझ में। सबसे पहले अपन पहला वाला आंसर लिखते हैं। देखिए पहला इसने क्या पूछा है, हाँ सत्य है ये अभिधारणा में कई अपरिभाषित तथ्य है। इसमें कई अपरिभाषित तथ्य आपको मिलते हैं, जैसे रेखाएं, बिंदु। यह अभिधारणाएं संगत है क्योंकि दोनों अलग अलग स्थितियों में संबंध रखती है। ठीक है, देखिए यहां से देखना है अब इसमें कौन से अपरिभाषित बिंदु है। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे अपरिभाषित, पहला सवाल है इसमें क्या इसमें अपरिभाषित बिंदु है, तो पहला आंसर आएगा हाँ, इसमें अपरिभाषित बिंदु है। यह अभिधारणा और इस अभिधारणा में कई अपरिभाषित शब्द है। जैसे बिंदु को परिभाषित नहीं किया है इसमें, जैसे रेखा को भी इसने परिभाषित नहीं किया, आदि अपरिभाषित शब्द इसमें है। आज समझ में, ये पहले का आंसर आ गया। क्या यह अभिधारणा अविरोधी है, ये अभिधारणा अविरोधी है क्योंकि देखिए ये स्थितियां दोनों ही स्थितियों में संबंध रखती है, क्योंकि ये भी अपन ने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ऐसा भी पढ़ा है और ऐसा भी पढ़ा है, ये दोनों अभिग्रहित थे, इसमें अभिधारणा बता रखा है, तो ये दोनों ही मिले हैं अपन को। अपन ने पहले इस वाले वीडियो में अपन ने ये दोनों ही पढ़े हैं, ये दोनों ही संगत तो है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे का विरोध कर रही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए अब अपन को पहला का आंसर लिख दिया, अब उनको दूसरे का आंसर लिखना कि ये अविरोधी है, तो हाँ इसमें अविरोधी है, हाँ ये एक दूसरे विरोध करती, एक ये परिभाषा एक दूसरे का विरोध करती प्रतीत होती है। ठीक है, तीसरा आंसर क्या है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से, इसमें आएगा तीसरे में नहीं, ये यूक्लिड के अभिग्रहित से प्राप्त है। ग्रहित, यूक्लिड के अभिग्रहित का अनुसरण कर रही है। का अनुसरण करती है। इस प्रकार से अपन ने इसके संपूर्ण आंसर लिख दिए। किस प्रकार से ये आंसर लिखे हैं आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए इस प्रकार के ये तीनों के आंसर क्रमशः तीनों के आंसर आ गए, समझ में आया। चलिए यहाँ तक आप कंसेप्ट समझ में आया। ये थे अपन के तीनों ही आंसर। अपन को इस सवाल में 3 के जवाब देने थे, तो अपन ने पहले कल कहा यह अभिधारणा अपरिभाषित शब्द जैसे बिंदु, रेखा आदि शब्द आए हैं, हाँ ये एक दूसरे के विरोध करती हुई प्रतीत होती है, ये बोल रहा है इसमें यहाँ पर बिंदु है जबकि यहाँ पर एक अन्य बिंदु रेखा से दूर स्थित है। हाँ नहीं, ये यूक्लिड के अभिग्रहित का अनुसरण करती है, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती, ये अभिग्रहित का अनुसरण करती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन अपन को क्या बता रहा है, देखिए
यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी ए सी तथा बी सी है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करना है। चलिए सबसे पहले अपन आकृति खींच लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये आकृति खींची, आया समझ में। चलिए यहाँ पर मेरा कोई बिंदु है ए, यहाँ पर मेरा कोई बिंदु है बी और यहाँ पर कोई बिंदु है मेरा सी। क्या पूछ रहा है? ए सी और बी सी को बराबर है तो सिद्ध कीजिए ए सी और बी सी बराबर है। यहाँ पर लिखा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सिद्ध क्या करना है अपन को? ये वाला सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले में मैंने लिखा दोनों पक्षों में, देखो एक अपन ने अभिग्रहित परिभाषा पढ़ी थी अपने, परिभाषाओं में अपन ने ये भी पढ़ा था अभिग्रहित संबंधित थे कि देखिए किसी में समान जोड़ा जाए, अभिग्रहित था समान में समान जोड़ा जाए और असमान में समान घटाया जाए। देखिए जैसे समान में समान जो दोनों ही समान है, समान में कोई समान संख्या जोड़ा जाए तो वो समान ही रहेंगे, समान में से कोई समान संख्या घटाई जाए तो भी वो समान नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, हमारा लास्ट वाला वीडियो जरूर आप देखिए ताकि आपको यहाँ पर भी वो वीडियो काम आएंगे। वहाँ पर अभिग्रहित वो अभिग्रहित यहाँ पर भी आपको काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इन समान में समान को जोड़ने पर दोनों ही समान नहीं रहेंगे। दोनों पक्षों में मैं ए सी जोड़ रहा हूँ, ए सी को जोड़ने पर ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर हो गया 2AC, ए सी और ए सी 2AC। ए बी देखिए बी ए, ये क्या था, सॉरी बी सी था, यहाँ पर ये बी सी था, ये क्या था बी सी। देखिए बी सी और ए सी, बी सी और ए सी, ये पूरा हो गया ए बी। यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी, ये 2 है, इस साइड गुणा में उस साइड जाते ही भाग में चला जाएगा। ए बी सॉरी ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये दो यहाँ गुणा में था, यहाँ जाते ही भाग में हो गया, तो ये भी 2 में आ गया भाग में। ठीक है, एक और ए बी गुणा करो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि ए सी बराबर ए बी बटा 2, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। समझ में आया? तो ये अपन का सिद्ध हो गया, ये अपन को सिद्ध करना था, ये अपन ने ऐसा वैसा सिद्ध कर दिया। आया समझ में? सवाल क्वेश्चन समझ में आया? एक बार इसको देख लीजिए। अब आगे वाला सवाल अपन क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है वो बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके? किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे वाला 5वां क्वेश्चन देखिए। 5 प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आया समझ में? चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन आकृति बना लेते हैं सी वाले। जैसे मैंने मान लेता हूं, मैंने चलिए यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, यहाँ पर मैंने माना सी, यहाँ पर मैं एक अन्य मध्य बिंदु डी मान लेता हूँ। चलिए अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माना ए बी के 2 मध्य बिंदु, माना ए बी के 2 मध्य बिंदु, 2 मध्य बिंदु सी व डी है। इसने क्या बोला कि केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, तो हम उसको उल्टा मान लेते हैं। चलो कि भाई एक ही होता है तो इसको एक ही सिद्ध करना है, तो अपन माना कि इसके 2 मध्य बिंदु है, 2 मध्य बिंदु लिए। अब इसको प्रूव करते हैं। आगे देखिए अपन ने कितने मध्य बिंदु मान लिए थे, अपन 2 मध्य बिंदु मान के आगे इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अगर 2 मध्य बिंदु होता है तो देखिए यहां से अगर मैं सी को मध्य बिंदु मान लूं, किसको मध्य बिंदु मान लूं, मैं सी को मध्य बिंदु मान लूं,
तो ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी हो जाएगा। आया समझ में? अगर मैं सी को मध्य बिंदु मानूं, अगर मैं डी को मध्य बिंदु मानूं तो ए डी बराबर हो जाएगा मेरे पास 1/2 ए बी। आया समझ में? चलिए ये समीकरण दूसरा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ए सी माइनस ए डी, ये देखिए 1/2 ए बी माइनस 1/2 ए बी। देखिए ये वाली और ये वाली चीज आपस में कैंसिल हो गई। अब ए सी बचा है माइनस ए डी बराबर इस साइड 0। अब मैं ए डी को उस साइड पे ट्रांसफर करो, पक्षांतरण करो, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए डी। ए सी और ए डी बराबर ही आ रहे हैं, मतलब कि ए सी और डी बिंदु आपस में संपाती है। क्या है? संपाती है। मतलब ये बता रहा है कि जो ए सी है और ए डी है, इन दोनों की दूरियां तो समान है, ये दोनों ही आपस में समान है। मतलब कि ये सी और डी बिंदु एक ही पॉइंट पर है, ये एक ही बिंदु पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही बिंदु पर है, ये एक दूसरे पर नहीं है। यहाँ पर डी है, ये यहाँ पर डी नहीं है, दोनों की दूरी समान है। ए सी और ए डी दोनों ही समान दूरी पर है। आया समझ में? तो इसका केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। अपन ने यहाँ प्रूव किया कि ए सी और ए डी तो इक्वल आ रही है, समान दूर आ रही है, मतलब ए सी और डी बिंदु संपाती बिंदु है, मतलब एक ही बिंदु पर है। आया समझ में? चलिए तो अपन आगे इसको लिखेंगे। देखिए आगे अपन लिखेंगे इसमें कि सी व डी बिंदु संपाती है। क्या है? संपाती। यहां लिख देता हूं, ठीक है। सी व डी बिंदु संपाती है। संपाती है। अतः सी ए बी रेखाखंड का केवल ही मध्य बिंदु है। आया समझ में? इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर से सही तरीके से इसको हल कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, छठा अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन आपकी बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है एकदम। आया समझ में? चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। आकृति में यदि AC और BD बराबर है तो सिद्ध कीजिए AB और CD बराबर है। हाँ समझ में? इनको सिद्ध करना है। चलिए दिया क्या हुआ है अपन को, यहां पर अपन लिखेंगे दिया हुआ। क्या दिया हुआ है मेरे पास? यहां पर दिया हुआ है AC बराबर BD दे रखा है, AC बराबर BD दे रखा है। तो अपन इसमें से क्या करेंगे? मैंने लिखा दोनों। अपन ने एक अभिग्रहित पढ़ा था कि समान में से समान घटाने पर वो समान ही रहते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई समान को घटा दो तो ये बराबर ही रहेंगे। दोनों पक्षों में से BC घटाने पर, BC मैं दोनों में से घटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए BC घटा देते हैं, तो AC माइनस BC, BD माइनस BC। यहाँ पर कितना बचेगा? देखिए AC है, ये AC में से मैं BC कटा रहा हूँ, ये पूरा AC है, उसमें से ये BC कटा दिया तो AB बचेगा मेरे पास। AB बराबर BD है। अब मेरे पास पूरा ये BD है, BD में से मैं BC कटा रहा हूँ तो मेरे पास बचेगा CD। ये और यही अपन को प्रूव करना था, AB बराबर CD। आ गया समझ में? चलिए बहुत ही छोटे छोटे सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। चलिए, यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ
अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? यहाँ पर देखिए ये क्या है अभिधारणा। जैसे मेरे पास एक व्रत है, अगर इस व्रत में से मैं एक छोटा सा टुकड़ा ये काट ले रहा हूँ, मतलब ये वाला टुकड़ा मेरे पास मैंने काट लिया इस व्रत में से, ठीक है। अब देखिए ये पूरा था, ये मतलब पूरा पूर्ण है। क्या है? पूर्ण। पूर्ण में से एक छोटा सा भाग इसका, ये इसका भाग मैंने काट लिया। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये पूर्ण है, वो हमेशा इसके छोटे से भाग से तो बड़ा ही होगा। तो यही है वो अब अभिधारणा, वही अभिधारणा सर्वव्यापी है कि जो पूर्ण होता है वो इस पूर्ण होता है वो उसके भाग से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि अपन पूरे मान ले पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, उस पृथ्वी में से केवल आप भारत को निकाल दीजिए तो पृथ्वी है वो भारत से तो बड़ी ही होगी। ऑब्वियसली ये तो सर्वव्यापी है, मतलब शाश्वत सत्य है कि पूर्ण होगा वो तो इसके भाग से हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे किसी भी तरीके से आप मान लेते हैं पूरा एक पहाड़ है, पत्थर पहाड़ है, उस पहाड़ में से आप छोटे से मतलब छोटे से 10 पत्थर को बाहर निकाल देंगे तो क्या वो पहाड़ कम हो जाएगा? नहीं, वो पहाड़ तो फिर भी अभी भी उन 10 पत्थरों से तो बड़ा ही होगा। आया समझ में? तो इसके कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक सर्वव्यापी सत्य है जो सभी जगह आपको लागू होगा और सत्य है, ठीक है। आया समझ में कि भाई पूर्ण होता है वो उसके भाग से हमेशा बड़ा होता है। आया समझ में? तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। यह एक सर्वव्यापी सत्य है क्योंकि पूर्ण हमेशा अपने अंश से बड़ा होता है। आया समझ में? चलिए ये इसका आंसर आप लिख देना। कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप अपने मित्रगणों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए क्योंकि आने वाले समय में पूरी क्लास के पूरी 9th क्लास 10th क्लास के सभी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसी चैनल पर आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़ेगी। धन्यवाद, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, ठीक है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।